नमस्कार दोस्तों। आज 14 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। और आज जो द हिंदू में न्यूज है वो आज पहले पेज में तो कुछ और सीधे हमारे पास पेज नंबर 6 मतलब एडिटोरियल के बारे में है और यहाँ से हमें पढ़ना है। ए कंजर्वेशन बिल दैट एंडेंजर्स फॉरेस्ट राइट, है ना। एक कंजर्वेशन विधेयक है, मतलब जो वन जीव संरक्षण विधेयक है और इसी पे लाया गया है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट है और इसे जो लाया गया है इसका जो आधार है वो है साइट्स, है ना। साइट्स के जो स्टैंडर्ड हैं उसी के आधार पर इसको लाया गया। तो आपको क्या देखना है, साइट्स क्या है, साथ ही साथ इस बिल के अंतर्गत किस तरीके का प्रावधान किया गया है, क्या किन जो जीवों को किन किन कैटेगरी में रखा गया है ये आपको देखना है। साथ ही साथ क्या वृक्षों की प्रजातियों को भी कोई कैटेगरी में रखा गया है ये देखना है। दो चीज़ें देखनी है, पशुओं को और वृक्षों की प्रजातियों को, और उनके हनन के लिए या उनके अधिकारों के हनन के लिए या उनको हानि पहुंचाने के लिए किस प्रकार के हम दंड का प्रावधान करते हैं। क्या क्रिमिनल लॉ लगेगा, जैसे यहाँ पे बताया भी गया, क्रिमिनल लॉ एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किस तरीके का लगेगा, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, कौन सा अनप्रोटेक्टेड एरिया है, इसके बारे में आपको बताया गया। आप कहाँ से देखोगे, PRS हिंदी से देख सकते हो। साथ ही साथ उसे देखने के बाद आप इसे पढ़ोगे, है ना। जैसे रिसेंट मूव इंक्रीज पेनल्टीज फॉर 4 टाइम्स जनरल वायलेशन ऑफ 25,000 टू 1 लाख, मतलब जो सामान्य वो उसका मतलब उल्लंघन करते हैं तो उसको 25,000 से 1 लाख कर दिया है। एंड फ्रॉम 10,000 टू 25,000 फॉर एनिमल्स रिसीविंग द मोस्ट प्रोटेक्शन सूट, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो क्या हम सिर्फ आर्थिक रूप से दंड लगा के, है ना, आर्थिक रूप से दंड लगा के इन चीज़ों को रोक सकते हैं, इस पे भी सवाल उठेगा, है ना। और इसी पे बात की गई है। तो आपको यह देखना है कि फॉरेस्ट राइट जो या जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है या बिल जो है वो किस प्रकार का है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आपको समरी मिल जाएगी, कहाँ पे मिलेगी, फिर से बता रहा हूँ मैं, PRS में, है ना। PRS में समरी जाके आप देखेंगे और इसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे, है ना। ये मुख्यतः है क्यों किया जाता है ऐसा, कि हम जानते हैं कि आज जो हमारे वन्य जीव हैं और जैव श्रृंखला जो हमारे हैं, जैव श्रृंखला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम मतलब हमारा अस्तित्व जो है बचा सके, मनुष्य का अस्तित्व बचा रह सके। इसके लिए जैव श्रृंखला बहुत ज़रूरी है और इन्हीं के लिए इस तरीके की चीज़ें लाई जाती हैं। कुल मिला के आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ जिससे आप UPSC को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, वो यह है, या सामान्यता भी, मानव जो है वो कोई भी कार्य करता है उसका केंद्र मानव होता है। क्या होता है, मानव होता है और मानव कल्याण के लिए ही कार्य किया जाता है। कुछ भी आप काम कर रहे हो, अब देखो कि एक बिस्तरा बना रहे हो, गुदगुदा बिस्तर बना रहे हो, क्यों, मानव के आराम के लिए। घूमने का स्थान बना रहे हो, क्यों, मानव के मनोरंजन के लिए। चिड़ियाघर बना रहे हो, क्यों, मानव के मनोरंजन के लिए। स्विमिंग पूल बना रहे हो, क्यों, मानव के उसके लिए। मतलब कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसका केंद्र कौन है, तो मानव है। वन्य जीव संरक्षण कर रहे हो, क्यों, मानव के लिए। जब तक पॉल्यूशन हो रहा था, दूसरे जीव प्रभावित हो रहे थे, तब तक हमने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मानव प्रभावित होने लगा हम लोगों ने क्या हल्ला करना शुरू किया, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना, प्रकृति बदल रही है। प्रकृति तो पहले से बदल रही थी, आपने जैसे जैसे अधिकार करना शुरू किया या अतिक्रमण करना शुरू किया ज़मीनों का, वैसे ही प्रकृति आपने बदल दी थी। अब यह खतरा जो था वो जीवों के प्रति था, आदि जीवों के प्रति नहीं था, तो इतने विलुप्त क्यों हुए। जैसे चीता, है ना, आप कंजर्वेशन करने के लिए आप ला रहे हो कहाँ से, तो अफ्रीकी देशों से ला रहे हो, है ना। तो यदि आपने अतिक्रमण नहीं किया तो क्या, कैसे विलुप्त हुए, विलुप्त हो रहे थे वो, पर आप पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा था। अब आप पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है तो आप उपाय करने लगे हो, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन करने लगे हो, स्टॉकहोम कन्वेंशन करने लगे हो, पेरिस समझौता करने लगे हो, बहुत सारी चीजें करने लगे हो। तो कुल मिला के ये मामला है कि आप
कुछ भी कर रहे हो वो मानव के कल्याण के लिए कर रहे हो। तो ये भी जो कंजर्वेशन बिल लाया गया है ये भी अल्टीमेटली मानव कल्याण के लिए है। तो आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। चूंकि क्या है कि मैं चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब है कि आप चीज़ों को बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे समझें, है ना। क्या क्यों किया जा रहा है इसको समझ लें। अब एक और न्यूज है अगली, जो है द राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग। देखो यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हम क्यों करते हैं, मानव के काम के लिए ही करते हैं ना, कि कुछ भी बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो वो मानव के सुगमता के लिए या कार्य के लिए या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या मनोरंजन की पूर्ति के लिए ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कि रूरल मैन्युफैक्चरिंग, है ना, शहरों से हम कहाँ जा रहे हैं, तो गाँव की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, तो शहरों से गाँव की ओर जाने का मतलब है कि हम जो हैं पहला तो ये चाहते हैं कि ज़मीनें सस्ती मिले, है ना, ज़मीनें सस्ती मिल जाती हैं वहाँ पे। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ज़मीनों की कमी नहीं है, ठीक ठाक ज़मीनें हैं। शहर में क्या है कि छोटी सी ज़मीन के लिए भी बहुत पैसा चुकाना पड़ता है। साथ ही साथ वहाँ पे क्या है कि एक स्वच्छ वातावरण भी मिल जाता है, ज़मीनों की कोई दिक्कत नहीं होती है, यदि हम एक्सपेंड करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ रॉ मटेरियल यदि वहाँ मिल जाता है तो वो भी बहुत बेहतर हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग शहर मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब लगाना चाहते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे शिफ्ट करके गाँव की तरफ जा रहा है, और ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है, स्किल्ड लेबर नहीं मिलता, है ना, स्किल्ड लेबर नहीं मिलता, बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छी नहीं होती, और कनेक्टिविटी तो खैर हो जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हैं, और यदि ये चीज़ें दूर कर ली गई तो भारत जो गांवों का देश है, या पूरा योजना, आप ध्यान दीजिएगा, पूरा योजना प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटी जो है रूरल एरिया, प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, इस पूरा योजना है एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम का ये सपना था, और 2000 के करीब में देखा था उन्होंने। तो आप इसे देख लीजिएगा। यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सीमित मात्रा में जाती है तो इसे पूरा करने में भी हम कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। रही बात की स्किल्ड नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें वहाँ पे एजुकेशन पे जोर देना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि जो कंपनियाँ जाएंगी वहाँ पे, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो नहीं जाएंगी, सीधी एक बस्तियाँ बसेंगी और एक लोग आएंगे और बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो ये उभर रहा है राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग, यदि ये सही से उभरा तो हमारे गाँव की भी तस्वीर बदल सकती है। ठीक है, तो आप पूरा योजना जरूर देख लीजिएगा एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो अगले में चलते हैं हम। उसके बाद है द एनिग्मा ऑफ मिथिकल स्टोरीज एंड इंटेंस आर्ट ऑफ डांस फॉर्म्स, पेज नंबर 9 पे है ना। तो चलते हैं हम सीधे 9 पे। ये एक आपने सुना होगा कंतारा मूवी का नाम, है ना। कंतारा मूवी का नाम अभी बहुत चर्चा में रहा है। मुझे नहीं पता कि किस तरीके की मूवी है, लेकिन मैंने भी सुना है कि कंतारा मूवी, कन्नड़ फिल्म कांतारा गिव्स एनफ रीजन टू बी ड्रॉन बुक्स ऑन ट्रेडिशनल इंडियन folklore in order to understand the mystic of the other gods amidst us, put the focus back on। यहाँ पे 3 यक्षगान, है ना, दैवाराधने और कंबाला और थय्यम, ये इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। इनको आप अलग अलग करके यक्षगान, दैवाराधने, कंबला और थय्यम, ये चारों को आप देख लेंगे और इसके बारे में पढ़ लेंगे। यही मेन उद्देश्य था इसको देखने का। ठीक है, साथ ही साथ ये 3 किताबें हैं विलियम डैलरी मैपल की, है ना, 9 लाइव्स। उसके बाद ये गॉड्स मिरर और जो है मर्जिंग विथ द डिवाइन, है ना। तो ये 3 किताबें हैं और तीनों किताबों में इन्हीं डांस फॉर्म्स का वर्णन किया गया है। कौन सा डांस फॉर्म, तो ये चारों, ये तीनों ही हैं, कंबला और ये थय्यम जो है एक ही है। तो इनको आप देख लेंगे, इनको आप CCRT की साइट से देखेंगे या फिर गूगल करके देख लेंगे, और इनके बारे में शॉर्ट लिख के मुझे भेजेंगे।
यदि आप शॉर्ट लिख के भेजते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप किस प्रकार से लिखते हैं मैं देख पाऊँगा, है ना। और यदि कोई सुधार की बात रही कि यहाँ पे सुधार करना है तो मैं उसको बता पाऊँगा, ठीक है। इसके बाद है मिनिस्ट्री इवेट डायरेक्ट रिप्लाई ऑन डिमांड इंक्लूड लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल। अब यहाँ पे जो अगली न्यूज है वह है मिनिस्ट्री इवेट डायरेक्ट रिप्लाई डिमांड टू इंक्लूड लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल। अब यहाँ पे 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल आपको दोनों देखना है। 5th शेड्यूल क्या है और 6 शेड्यूल क्या है, ठीक है। तो आपको दोनों देखना है और दोनों देख के आपको लिखना है शॉर्ट में 3 से 4 लाइन, 3 से 4 लाइन, है ना। बस इतना लिखना है और उसको आपको लिख के शॉर्ट नोट्स बना लेना है। देखिए क्या है कि 6 शेड्यूल में किस तरीके से शामिल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशंस अंडर द सेड शेड्यूल इज टू इंश्योर देयर ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट which the Union Territory Administration has already been taking care of since its creation। मतलब इसका मेन मामला था कि 6 शेड्यूल में शामिल करने का मतलब है कि हम ट्राइबल जो हैं उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात करें। तो यहाँ पे लद्दाख जो है वो ऑलरेडी केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये चीज़ें हो ही रही हैं, तो फिर अलग से डिमांड क्यों, इसी के बारे में बात की गई। लेकिन आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में 3-3, 4-4 लाइनें समरी लिखनी है, ठीक है। लिख के यदि आप भेज सकें तो बेहतर है। मेरा नंबर यदि नहीं है आप लोगों के पास तो ये नंबर है ना, और इस पे वो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ है वो है अरविंदो, महर्षि अरविंदो का नाम आपने सुना होगा। अरविंदो अरिविले आश्रम है पुडुचेरी में, आपने इनका नाम सुना होगा। और ये बंगाल के सबसे बड़े आंदोलनकारियों में से कह दें तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। चूँकि मोदी प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उन्होंने ये कहा है ट्रिब्यूट ओकेजन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अरविंदो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो आप इसे देखेंगे, थोड़ा सा ढूंढेंगे और उसके बारे में मुश्किल से 10 लाइन, है ना, 10 लाइन बस, उससे ज़्यादा नहीं, 10 लाइन लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद है ओनली 1/4 ऑफ सैंक्शन्ड सोलर प्रोजेक्ट्स हैव टेकन ऑफ। अब यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग सोलर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग चाह रहे हैं कि सोलर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगे। अब एक रिपोर्ट आई है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ सो फॉर सैंक्शन्ड सोलर प्रोजेक्ट विथ ए कैपेसिटी ऑफ 39,000 मेगावाट बट ओनली ए 4th हैव एक्चुअली बीन कमीशन्ड। अब इसका क्या कारण है, इसके बारे में आप जानेंगे। इसके बारे में क्या कारण है कि क्या है कि कुछ हैबिटेट प्रोटेक्ट अफेक्टेड कर रहे हैं, कुछ उदासीनता है, कुछ जागरूकता नहीं है ना, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो आपको ये देखना है, चूँकि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ यह भी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 30% तक हम रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेक्टर है और इसमें यदि ऐसा होता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, ठीक है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर आप सोचेंगे, कैसे दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से आप दूर करेंगे। यदि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना हो तो आप इसके लिए क्या करेंगे, क्या उपाय है ना। तो आप उपाय लिखेंगे और बाधाएं क्या क्या आएंगी। आप ये ध्यान रखिए कि आप एक डीएम की तरह हमेशा सोचिए। डीएम की तरह मतलब एक जिले का अधिकारी है, जिला अधिकारी है, और आपके सामने ये सोलर अलायंस या सोलर वाला कैपेसिटी वाला क्या करना है कि आपको इंस्टॉल कराना है। आपके सामने कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, है ना, बाधाएं कौन कौन सी आएंगी और उपाय क्या क्या किया कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को लिखना शुरू कर देंगे आप, तो बहुत हद तक आप सिलेक्शन के करीब चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है चाइना प्लान्स $143 बिलियन push to boost chips
compete with US पेज नंबर 14 में है, पेज नंबर में, कि जो चाइना है वो क्या कर रहा है कि 143 बिलियन डॉलर पुश कर रहा है। 143 अरब डॉलर जो है वो मतलब अपनी अर्थव्यवस्था में चिप्स के प्लांट को लगाने के लिए, चिप्स जो मतलब पोटैटो चिप्स नहीं जो लेज खा रहे हैं उसके लिए नहीं, जो माइक्रो चिप्स होते हैं उनके लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं उनके लिए, और उनको लगाने के लिए जैसे PLI स्कीम चल रही है ना हमारे यहाँ, उसी तरीके से वो क्या कर रहा है कि चिप्स इंडस्ट्री को पुशअप देने के लिए 143 बिलियन डॉलर, 143 अरब डॉलर वो सहायता देगा। और इस क्यों सहायता देगा? तो US को compete करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से बड़ा स्टार्टअप है या बड़ी योजना है। यदि ऐसा करता है तो मे भी हो सकता है कि यह सिर्फ इसको बहाना नहीं, ताइवान का मामला हो, क्योंकि ताइवान जो है सिलिकॉन शील्ड से ढका हुआ है। इसका मतलब है कि ताइवान चिप्स के मामले में या सेमीकंडक्टर के मामले में विश्व के सबसे बड़ा है। तो यह एक चिंता का विषय होगा, बिजनेस का विषय तो है ही, साथ ही साथ चिंता का विषय है कि यदि ऐसा करने में सक्षम हो जाता है चीन, तो वो ताइवान पे निर्भर नहीं रहेगा, और ताइवान पे यदि निर्भर नहीं रहता है तो ताइवान पे कब्जा करना उसका मतलब बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि सिलिकॉन शील्ड, है ना, सिलिकॉन शील्ड के नाम से क्यों जाना जाता है ताइवान को, है ना, या ताइवान का सिलिकॉन शील्ड क्या है, इसको आपको देखना है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ना रहे। और यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें, या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।